बच्चे कल हमने लेबर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और लेबर चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट हाउ लेबर कॉस्ट इज कंप्यूटेड इन द फर्स्ट प्लेस एंड हाउ कैन वी कंट्रोल और रिड्यूस लेबर कॉस्ट। अब हम अपना पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ लेबर टर्नओवर। कल हमने सीखा हाउ डू वी मेजर लेबर टर्नओवर। मेजरमेंट को लेकर हमारे पास 5 मेथड्स हैं जी। 5 मेथड्स के नाम क्या क्या है? सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, न्यू रिक्रूटमेंट और एक्सेशन। ठीक है जी। लेबर टर्नओवर का ही टॉपिक चल रहा है और मुझे कंफर्म कीजिए 10th 11th एंड 13th ये 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। Please come to question number 12 on page number 3.9, question number 12. पढ़ते हैं। Course Consultancy Limited is engaged in BPO industry. One of its trainee executive in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. कह रहे हैं एक ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट किया हुआ है 24.92% यूजिंग फ्लक्स मेथड। फॉलोइंग इज द सम डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर। हमारे पास एम्प्लॉइज की डेजिग्नेशन है 8 डेजिग्नेशन है। इनका नंबर एट द बिगिनिंग ज्वाइंट मतलब एक्सेशन हो जाएगा, चाहे वो ज्वाइनिंग रिप्लेसमेंट वाली है चाहे वो ज्वाइनिंग न्यू रिक्रूटमेंट वाली है। लेफ्ट मतलब सेपरेशन और नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड भी गिवन है। इस पूरी इंफॉर्मेशन में यहां तक आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं। क्वेश्चन मार्क्स मतलब मिसिंग फिगर्स। फिर एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, 2 डेजिग्नेशन है जी, सीनियर वॉइस एजेंट एंड सीनियर डेटा प्रोसेसर। ये डेजिग्नेशन ऊपर भी थी, ठीक है जी। अब कह रहे हैं सब्सिडरी से हमारे यहां पर चलकर आए और ऐसे ही आगे लिखा है एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू दी सब्सिडरी, मतलब हमने अपनी सब्सिडरी को भेज दिए। और ये भी डेजिग्नेशन टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर आपके पास ऊपर गिवन है, ठीक है। At the beginning of the year, there were total 772 employees on the payroll of the company. Opening strength of supervisor, voice agent, and assistant manager were in the ratio of 3:3:2. Opening strength मतलब beginning वाले किस किसके? सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, ये 3 की ओपनिंग स्ट्रेंथ विच इज गायब, जिसमें क्वेश्चन मार्क है, बट ये 3:3:2 की रेशो में है, ठीक है। अब the company has decided to abandon the post of team leaders and consequently all the team leaders were transferred to subsidiary company. जितने भी टीम लीडर्स थे हमारे पास, हमने वो डेजिग्नेशन ही अपने पास खत्म कर दी है, तो वो टीम लीडर्स उठाकर हमने सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए। आप देख सकते हैं हमने सब्सिडरी को कितने टीम लीडर्स ट्रांसफर किए हैं? 60, ठीक है जी। अच्छा, एक ये लाइन है ना, अगली लाइन, कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी are maintaining separate set of books of account and separate personnel department. देखो सब्सिडरी होता क्या है, लॉ में पढ़ा हुआ सब्सिडरी क्या होता है? क्या होता है सब्सिडरी? दोबारा थोड़ा भावना, थोड़ा जोर से बताना, क्या होता है? जिस पे हम मेजोरिटी स्टेक है, कंट्रोल है, सेम ही ग्रुप का पार्ट है, ऐसे कह लो हम पेरेंट है वो हमारा बच्चा है, बस, ठीक है जी। अब कह रहे हैं दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर सेपरेट एंटिटीज। कहने का मतलब अगर सब्सिडरी से हमारे पास, हम कंपनी के पास कोई चलकर आ रहा है, वो कंपनी के लिए हो जाएगा एक्सेशन, और कंपनी ने अगर सब्सिडरी को कोई एम्प्लॉय भेजा है तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा सेपरेशन, क्योंकि ये अलग अलग एंटिटीज है, तो ये अपना हायरिंग एंड फायरिंग, एंट्री एंड एग्जिट अपना सेपरेट ही मानेंगी, ठीक है जी।
Now, you are required to calculate labor turnover rate using replacement method and separation method and verify the labor turnover rate calculated under flux method by trainee executive of course consultancy limited. पहली लाइन क्वेश्चन की बता रही थी, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट किया हुआ 24.92% बाय फ्लक्स मेथड। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन फ्लक्स मेथड की अपने हिसाब से करनी है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में 3 मेथड्स पूछे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स। मुझे बताओ डिनोमिनेटर में तो क्या चाहिए होता है सब जगह, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा कैसे, बिगिनिंग और एंड का एवरेज लेकर। हमारे पास बिगिनिंग और एंड की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, पहले हमने इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन मार्क्स के आंसर निकालने हैं और उसके बाद हमारा एवरेज वाला काम तो सॉर्टेड हो जाएगा। अब अलग अलग मेथड के लिए, न्यूमरेटर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा बताओ। एक तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, एक नंबर ऑफ सेपरेशन चाहिए होगा, और हमको रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट करके एक्सेशन भी चाहिए होगा फॉर फ्लक्स मेथड। ठीक है जी, ऑलराइट। आइए, वैसे तो सॉल्यूशन है आपके पास इस क्वेश्चन का, स्टिल कॉपी में इसको लेकर जाना है हमने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of average number of workers. Calculation of average number of workers, particulars, फिर at beginning and at end। आप सभी डेजिग्नेशन के रोज बनाएंगे एक एक लाइन छोड़कर। हाँ जी, हमारे पास पहली डेजिग्नेशन कौन सी है, डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर नाम लिखा, फिर एक लाइन की जगह जरूर छोड़ना फॉर योर वर्किंग्स। अगली पेरोल प्रोसेसर, फिर सुपरवाइजर, फिर वॉइस एजेंट, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर वॉइस एजेंट, फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर, और लास्ट में टीम लीडर्स। हाँ जी, सभी डेजिग्नेशन के नाम लिखिए और जिस जिस की इंफॉर्मेशन क्लियर कट गिवन है वो लिख ही देते हैं। जैसे कि डेटा प्रोसेसर की गिवन है बिगिनिंग 540 एंड 1560। चलो जी, ये हमने लिख दिया। पेरोल प्रोसेसर में बिगिनिंग मालूम नहीं बट एंडिंग का है 40। सुपरवाइजर में कुछ नहीं पता, वॉइस एजेंट में कुछ नहीं पता, असिस्टेंट मैनेजर में एंडिंग का पता है 30, सीनियर वॉइस एजेंट 4 एंड 12, सीनियर डेटा प्रोसेसर 8 एंड 34, टीम लीडर का कुछ नहीं मालूम। चलो, अब आप सबसे पहले पेरोल प्रोसेसर को देखो। पेरोल प्रोसेसर में वर्कर एट द एंड आपको मालूम है कितने आए, जिसको हम एक्सेशन बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं, वो मालूम है कितना है, 20 है, और कितने चले गए 60। तो रिवर्स वर्किंग करके नंबर ऑफ वर्कर्स एट बिगिनिंग बता सकते हो, कितना बता रहे हो 80। देखिएगा, हम कहते हैं वर्कर्स एट बिगिनिंग, ध्यान से देखना सभी बच्चे, वर्कर्स एट बिगिनिंग में अगर जोड़ देते हो ज्वाइंट, माइनस कर देते हो लेफ्ट, तो वर्कर एट एंड बच जाता है। उस हिसाब से अगर हम वर्कर एट एंड में एड बैक करें लेफ्ट, माइनस करें ज्वाइंट, तो वर्कर एट बिगिनिंग बन जाएगा। ठीक है जी, तो करो ये वाला काम। एंड में है हमारे पास 40, एड बैक करो जो छोड़कर चले गए 60, माइनस करो जो आई 20, तो हमारे पास पेरोल प्रोसेसर एट बिगिनिंग आ जाता है 80। सभी को ये क्लियर हो गया है जी? ठीक।
नाउ आपको सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इसमें से कुछ देखते हैं, ध्यान देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं बच्चे, असिस्टेंट मैनेजर का क्योंकि एंड वाला नंबर अवेलेबल है, बट असिस्टेंट मैनेजर को लेकर एक सब्सिडरी से आना या जाना कुछ है। हमने सब्सिडरी को ट्रांसफर किए 10 असिस्टेंट मैनेजर, दिखाई दे रहा है। ये 10 कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन ही तो है, क्योंकि सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट है, सेपरेट अकाउंटिंग है जी। तो अगर सेपरेशन, मैंने यहां पर 10 लिख दी ताकि अब सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। 30 एट द एंड है, 10 लेफ्ट है, 20 ज्वाइंट है, तो वर्कर एट बिगिनिंग कितना हो गया? 30 में एड बैक करो 10, माइनस करो जो ज्वाइन किए 20, तो ये कितना नंबर आ गया? 20। सभी को ये क्लियर है असिस्टेंट मैनेजर? सभी को क्लियर है जी? अब आप देखो, असिस्टेंट मैनेजर अगर 20 है और इन तीन की आपस की रेशो 3:3:2 है, ओपनिंग स्ट्रेंथ, ये वाली लाइन आपको टेबल के नीचे मिलेगी, सेकेंड लाइन। ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर was in the ratio of 3:3:2। तो पता चल गया सुपरवाइजर की स्ट्रेंथ कितनी है स्टार्टिंग जी। सिंपली 20 अगर 2 है तो ठीक है 30, ऐसे ही वॉइस एजेंट भी है 30। इन तीनों की ओपनिंग स्ट्रेंथ का रेशो 3:3:2 है। अब आप सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट का एंडिंग वाला वर्कर भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, सुपरवाइजर में देखो, बिगिनिंग में थे 30, ज्वाइन किए 60, इनका कोई लेफ्ट तो नहीं है, नहीं कोई लेफ्ट नहीं है, तो एंडिंग वर्कर कितना है सुपरवाइजर का? 90। ऐसे ही सभी बच्चे वॉइस एजेंट का बताएं। 30, 20 ज्वाइंट, 20 लेफ्ट, 30। अब हमारे पास और क्या बचता है टेबल को कंप्लीट करने के लिए? टीम लीडर। बेटा टीम लीडर्स को लेकर एक लाइन लिखी थी, क्या लाइन है? दैट कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर्स एंड जितने टीम लीडर्स थे सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए। कितने ट्रांसफर किए? 60। तो सोचो बिगिनिंग में भी 60 वर्कर ही होगा, जब कंपनी ने पोस्ट ही खत्म कर दी तो कोई नए ज्वाइन तो होंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और एंडिंग में ये वर्कर कितना होगा? 0। ठीक है जी, आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाता है। चेक करना ओपनिंग स्ट्रेंथ, क्वेश्चन ही बता रहा था 772 है, यू वेरीफाई योरसेल्फ ये 772 आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी को टेबल में कुछ कुछ क्लैरिफाई करवाना है तो बता सकते हैं। हाँ जी, ये वाला सुपरवाइजर वाला। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास असिस्टेंट मैनेजर आ गया है क्या 20? इन्होंने एक लाइन लिखी थी हमारे पास टेबल के नीचे, that opening strength of supervisor, voice agent और assistant manager were in the ratio of 3:3:2। अगर असिस्टेंट मैनेजर 20 आ गया तो उस हिसाब से देखो सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट कितना आ जाएगा। तीनों की रेशो 3:3:2 है, तो ये 30 और ये भी 30 हो गया, ये चीज है। हाँ जी, एंडिंग वर्कर कितना आ रहा है? 1796। आपके पास अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा 1। हाँ जी, कितना? 1284। ठीक है जी, डन है। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग मेथड के लिए न्यूमरेटर में चाहिए, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड एक्सेशन। बेटा ऐसा है, क्वेश्चन की तरफ से सामने से क्लियर कट एक्सेशन होगा, सेपरेशन भी है, रिप्लेसमेंट नहीं मालूम, पता तो करना है रिप्लेसमेंट क्योंकि मेथड पूछा है हमसे। तो आपने क्या करना है, फिर से इन सभी डेजिग्नेशन की हमको रोज बनानी है। क्वेश्चन जो जो हमें बताता जा रहा है वो भी लिख सकते हो, जैसे कि ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब एक्सेशन, लिख लेना ब्रैकेट में। फिर क्वेश्चन ने हमें बताया लेफ्ट, लेफ्ट मतलब सेपरेशन। अपनी तरफ से हम खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे रिप्लेसमेंट एंड न्यू रिक्रूटमेंट, यही चीजें होती हैं।
चलिए सभी डेजिग्नेशन के नाम लिख डालो, एक एक लाइन छोड़कर सभी डेजिग्नेशन के नाम लिख डालो। हाँ जी, लिख लिए सभी के नाम। चलिए डेटा प्रोसेसर की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको इनका जॉइंट बता रहा है 1080, लेफ्ट बता रहा है 60। हमको इस जॉइंट की बाइफरकेशन करनी है, एक्सेशन की बाइफरकेशन करनी है कि कितना रिप्लेसमेंट और कितना न्यू रिक्रूटमेंट। देखिएगा, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पूरे साल की है, पूरे साल में हमें 60 वर्कर्स छोड़कर गए। हम यहाँ पर अजम्पशन ले सकते हैं कि जब ज्वाइन करवाया 1080 तो हमने 60 जो वैकेंसी क्रिएटेड थी वो तो प्रायोरिटी बेसिस पर फिल की ही होंगी, और बाकी कई ज्वाइनिंग जो हुई है वो हुई है न्यू रिक्रूटमेंट के नाम। ठीक है जी, ये तो कभी होगा नहीं कि जो ऑलरेडी पोस्ट थी वो वेकेंट रह गई, हमने एक्सपेंशन वाली पोस्ट भर दी, ऐसा तो होगा नहीं। पहले तो ऑलरेडी जो वेकेंट पड़ी थी किसी और की, पहले तो उसको ही फिल करेंगे ना। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो। पेरोल प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर में ज्वाइंट है 20, लेफ्ट है 60। अब आप बताओ ज्वाइंट जो 20 है उसको लेकर क्या कहोगे रिप्लेसमेंट एंड न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में? जी, जो है सारी की सारी रिप्लेसमेंट है, इसके बावजूद भी कुछ पोस्ट वेकेंट रह गई होंगी, कोई बात नहीं, बट कुछ भी यहां पर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है। फिर आप सुपरवाइजर के बारे में बात करें, देखिएगा 60 ज्वाइंट है, लेफ्ट कुछ भी नहीं है ना इनका, नो। अब आप क्या बोलोगे ज्वाइंट को लेकर, किसकी ज्वाइनिंग है? न्यू रिक्रूटमेंट की है। जब कोई सेपरेशन ही नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं आती, कोई पोस्ट खाली नहीं हुई तो भरेंगे ही नहीं, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट है। फिर आप वॉइस एजेंट के बारे में बताएं। 20 की 20 रिप्लेसमेंट है, न्यू रिक्रूटमेंट 0। असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑनवर्ड सभी डेजिग्नेशन का सब्सिडरी से आना जाना भी है, थोड़ा केयरफुल रहना। जॉइंट है 20, असिस्टेंट मैनेजर लेफ्ट हुए थे, सब्सिडरी को चले गए थे तो लेफ्ट हुए थे 10। अब बताओ क्या है डिटेल? 10 सेपरेशन है तो 10 रिप्लेसमेंट भी हो गई। अब टोटल ज्वाइनिंग तो 20 की हुई थी, उसमें से 10 रिप्लेसमेंट वाली है तो बाकी की न्यू रिक्रूटमेंट की है। फिर आप सीनियर वॉइस एजेंट के बारे में बताएं। सीनियर वॉइस एजेंट ज्वाइंट है 8, सब्सिडरी से 8 आ रही हैं, बट इनकी कोई सेपरेशन नहीं है। जब कोई सेपरेशन नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट है। फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर 26, यही सेम बात है जी, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट है। और लास्ट में हमारे पास टीम लीडर, टीम लीडर हमारे पास 60 सेपरेशन है जी। सिंस दिस पोस्ट इज अबैंडन्ड, ऑब्वियसली कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोई एक्सेशन नहीं है, मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, सिर्फ सेपरेशन है इनकी। तो आप इनका टोटल लगाए। ज्वाइंट का 1 2 3 4, सेपरेशन का 210, रिप्लेसमेंट 110 और न्यू रिक्रूटमेंट 1124। चलिए जी, अब आपका काम है कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग ऑल ऑफ दोज मेथड, जो जो भी क्वेश्चन ने आपसे मांगे। शुरू कर दीजिए काम। मंशा बच्चा 1-2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप हो रही है।
इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते नहीं नहीं नहीं, ऑल ऑफ देम टोटालिटी में निकालते हैं। हाँ जी, तो आप मुझे बता रहे हैं लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड टू बी, सेपरेशन मेथड से 16.335 या 36 चलेगा, और रिप्लेसमेंट मेथड से 8.57, और सेकंड रिक्वायरमेंट में फ्लक्स मेथड भी आपको कैलकुलेट करना है 112.46, ऐसा कुछ। ठीक है, पहले तो ये कैलकुलेशंस कंप्लीट कीजिए, और हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट किया हुआ है वो गलत है, बट हमने बताना है कि गलत क्यों है। अभी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या गलती हुई है उससे। पहले आप लोग अपना कैलकुलेशन वाला काम कंप्लीट करते। हाँ जी, देखिएगा, ट्रेनी एग्जेक्टिव आफ्टर ऑल ट्रेनी है, बच्चा है, उससे कुछ गलती हो गई है। बच्चों से गलती क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। ये टॉपिक जब बीकॉम की बुक्स में पढ़ाया जाता है, किसी भी ऑथर की बुक में पढ़ाया जाता है, फ्लक्स मेथड को लेकर पता है क्या बोलते हैं फॉर्मूला? इफ देर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट, अगर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है तो न्यूमरेटर में आएगा सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में। कह रहे हैं हाउएवर इफ देयर इज सम न्यू रिक्रूटमेंट, तो न्यूमरेटर में आएगा सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर मैं भी आपको कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा दूं, आपको क्या होना है, रट्टा बजना है इस चीज का। हमेशा स्टूडेंट को जो पहला फॉर्मूला दिखाई देता है उसका रट्टा बजता है। तो जहां पर जेन्युइनली न्यू रिक्रूटमेंट भी होगी ना, तो वहां पर अल्टीमेटली ये चीज इग्नोर हो जाती है, फॉर्मूला तो यही वाला लग रहा होता है। ट्रेनी एग्जीक्यूटिव से भी यही गलती हुई है, उन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट को कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने फ्लक्स के न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डाला है। चेक करके देख लो, 24.92 ही आ रहा है। तो गलती तो देखो है। हमने कल डिस्कस किया था न्यू रिक्रूटमेंट कायदे से लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। लेबर टर्नओवर का मेनली कॉन्सेप्ट कहता है ओल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉयज का जाना और उनकी जगह न्यू एम्प्लॉयज का आना। तो एक बट जो डेफिनेशन है, द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है? वो डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। आखिर ये जो न्यू रिक्रूटमेंट है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स को तो चेंज करवा रहे हैं ना, इसलिए इसको लेकर भी हम इंक्लूड कर देते हैं मेथड्स में। इसका अपना एक सेपरेट मेथड भी है, और इसको हम फ्लक्स मेथड में भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आइडियली न्यू रिक्रूटमेंट इंक्लूड होना चाहिए, बट ट्रेनी एग्जीक्यूटिव को ये बात मालूम नहीं थी, वो सिर्फ कंसिडर कर गए फ्लक्स मेथड में सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट ओनली। बच्चा, मैं भी अगर अपनी बुक में ऐसे काम कर दूं तो आपसे भी सेम मिस्टेक होगी, मैंने ये किया ही नहीं। सोचो, जहां पर जेन्युइनली न्यू रिक्रूटमेंट है ही नहीं किसी क्वेश्चन में, अपने आप ही ये सेक्शन 0 बन जाता है, अपने आप ही सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट रह जाएगा। दो दो जगह क्यों फॉर्मूला, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी? इसलिए हमने तो अपनी तरफ से एक यही कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो अब हम कमेंट लिखेंगे, मैं डिक्टेट करवा देती हूँ आपको। लिखेगा, लिखेगा, labor turnover calculated by executive trainee, labor turnover as calculated by executive trainee is incorrect. Labor turnover
as calculated by executive trainee is incorrect because number of new recruitment has been ignored in such calculation. Number of new recruitment has been ignored in such calculation. ठीक है जी, डन हो गई बात? ओके, चलिए अब लेबर टर्नओवर की मेजरमेंट को लेकर अभी के लिए डिस्कशन हमारी खत्म हो गई है, ओनली द मेथड्स की। एज सच इनको रिलेटेड जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जब आपके हाथ में स्कैनर आ जाएगा हम तब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। अब लेबर टर्नओवर टॉपिक में ही हमको नेक्स्ट बात करनी है कि ड्यू टू लेबर टर्नओवर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो कितना होता है। सोचो कंपनी को किस बात का नुकसान होगा अगर लेबर टर्नओवर उनके पास हाई है। ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, मतलब हायरिंग में ही टाइम लगेगा। सोचो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेन कर सकती है अपने एम्प्लॉइज को, तो उसको लंबा चौड़ा एचआर डिपार्टमेंट बिठाने की भी जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा एचआर डिपार्टमेंट जगह जगह पर बैठता क्यों है? क्योंकि आए दिन एंट्री एंड एग्जिट चलती रहती है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली वो उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगती है, सिलेक्शन कॉस्ट लगती है, आपने बताया ट्रेनिंग कॉस्ट लगती है, और एनीथिंग प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आता है। एक तो प्रोडक्शन, जो नए लोग आएंगे स्लो स्पीड से करेंगे, जो आउटपुट बन सकता था उतना तो बन नहीं पाएगा, थोड़ा कम बनेगा, और जो बनेगा उसमें भी गलतियां होती हैं। आफ्टर ऑल उनकी गलती नहीं है, वो नए लोग हैं, अनट्रेन्ड लोग हैं, सीखते सीखते ही काम, करते करते ही काम सीखेंगे बेसिकली। तो गलतियां होती है। अगर गलत चीज कोई बन गई, आउटपुट अगर गलत बन रहा है, तो उसको ठीक करने की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है। कई बार इतना खराब हो जाता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता, वो तो फिर क्लियर कट वेस्टेज ही है कि मटेरियल ही हमारा खराब हो गया उस केस में। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से रिफ्रेशमेंट मतलब खाना पीना। तो खाते पीते तो पुराने लोग भी थे ज्यादा। हम कह नहीं रहे ज्यादा, हमें नंबर ऑफ पीपल से मतलब नहीं है, हमको ये चाहिए जितने भी नंबर ऑफ पीपल हैं उनमें से ज्यादा पीपल अगर नए लोग हैं। लेबर टर्नओवर का ये मतलब होता है कि पुराने लोग, अपने सीखे सिखाए लोग तो ज्यादा बचे नहीं, नए लोग ही आ रहे हैं। तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेबर टर्नओवर। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि जब लोग एग्जिट लेते हैं, कुछ ना उनको रफा दफा करने की कॉस्ट होती है। समटाइम्स ऐसा कुछ होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ फायरिंग इट्स एम्प्लॉइज, कई बार ले ऑफ्स भी होते हैं, तो ले ऑफ्स करने पर उन एम्प्लॉइज को कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन वगैरह देनी पड़ सकती है, तो वो भी आ जाता है कई बार। रीजन उसके डेफिनेटली अलग होते हैं कि खुद से ले ऑफ करना, बट कहीं ना कहीं वो भी आ जाता है। दैट कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर हमारे पास ये था, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग। ठीक, अब इन कॉस्ट को मेजर करने की बात करते हैं। बच्चा एक कॉन्सेप्ट है तो वो आइडियली कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड इन वॉल्यूम 2, बट वो कॉन्सेप्ट आप बच्चों ने एफएम में भी किया हुआ है, मैं अभी रिफ्रेश भी उसको करवा रही हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकल कर कहां से आता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझना है। मान लीजिए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास 4 है लेटर से, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 6। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो साल के 120 यूनिट बन सकते थे फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो बताओ सेल्स कितनी हाथ में आ सकती थी? 1200। वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर होता? 480। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी आती? 720। कंट्रीब्यूशन के बाद बचा फिक्स कॉस्ट माइनस होता है, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट इज 400, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 320। इसी प्रॉफिट को आप एफएम में ईबीआईटी बोलते हो, बट इसी प्रॉफिट को हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बोलते हैं। हम बोलते हैं जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो, बस यहीं पर बात क्लोज कर देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इग्नोर्स इंटरेस्ट, इट इग्नोर्स टैक्सेशन, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यही ईबीआईटी है और यही कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। इसको हम एक और नाम देते हैं, ईबीआईटी का एक और नाम भी होता है क्या?
ऑपरेटिंग इनकम। तो कहने का मतलब ये होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इग्नोर्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स ही कंसिडर करती है। ठीक, चलो ये तो हो गया। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो 120 यूनिट बन जाते, बट असली में हुआ क्या, ड्यू टू लेबर टर्नओवर कम यूनिट बने हैं, सिर्फ 100 यूनिट ही बन पाए हैं। तो एक्चुअल सेल वैल्यू हाथ में कितनी आई, 1000। वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, 400। कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 600। फिक्स कॉस्ट तो बच्चा फिक्स्ड ही रहता है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 200। एक बार हम पीवी रेशो की बात करते हैं। पीवी रेशो का पूरा नाम क्या था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और इसकी डेफिनेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। अगर आप एक यूनिट के लिए इसको कैलकुलेट करो, 610 का कितना परसेंट है, 60%। अगर मैं वुड हैव बीन, जो सिचुएशन हो सकती थी उसकी बात भी करो, 720 सेल्स का कितना परसेंट है, 60% है। और अगर जो एक्चुअल रिजल्ट है उसकी बात करो तो एक्चुअल रिजल्ट में भी पीवी रेशो 60% है। इवन आप डिफरेंशियल फिगर्स पर जाओ, डिफरेंशियल फिगर्स मतलब ये सेल्स लॉस्ट बताओ मुझे कितनी है, 200 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना बच गया, 80 का। तो मेरी कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, 120। अच्छा, हेंस प्रॉफिट लॉस 120, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होता। बच्चा अगर आप डिफरेंशियल फिगर्स पर भी जाओ, ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट सेल्स लॉस्ट का कितना परसेंट है, 60%। तो पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट जो है वो एक यूनिट के लिए अप्लाई करता है। इफ सेलिंग प्राइस इज 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 4, आप चाहे एक यूनिट की बात करो, चाहे आप 10 यूनिट की बात करो, या 2 करोड़ यूनिट की बात करो, पीवी रेशो हमेशा 60% ही रहेगी। इवन आप डिफरेंशियल फिगर्स, जो लॉस्ट है, वो जो डिफरेंस है उसकी बात करो, इंक्रीमेंटल बेसिस की बात करो, वहां पर भी पीवी रेशो 60% ही होगी। अब सोचो, अगर आपके पास ये सारी जानकारी हो ही ना, क्वेश्चन आपको बता दे सेल्स लॉस्ट हो गई 200 रुपए की, हम 200 रुपए का रेवेन्यू हमारा लॉस्ट हो गया, और क्वेश्चन आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दे कि पीवी रेशो थी 60%। आप सेल्स लॉस्ट को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल सकते हो। कितनी आ गई कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, 120। और क्या हम ये बोल सकते हैं यही कंट्रीब्यूशन लॉस्ट प्रॉफिट लॉस्ट का हिस्सा है। आफ्टर ऑल इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन लॉस्ट 120 मतलब प्रॉफिट लॉस्ट 120, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में क्या आता है वैसे, फिक्स कॉस्ट, ना वो कम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है। तो वट एवर इज कंट्रीब्यूशन लॉस दैट इज प्रॉफिट लॉस्ट। तो हमारा मुद्दा होगा प्रॉफिट लॉस निकालने का। प्रॉफिट लॉस पर हम कैसे पहुंचेंगे, कंट्रीब्यूशन लॉस से। और कंट्रीब्यूशन लॉस पर हम कैसे पहुंचेंगे, सेल्स लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशो से। स्पेशली जो बच्चे मनीषा, ईशा एंड मनशा, आपका नॉलेज है पीवी रेशो के बारे में क्या होता है। ईशा आपने पहले पढ़ा हुआ है, मनशा सॉरी, ईशा सॉरी, ईशा आपने पढ़ा हुआ है पहले पीवी रेशो, नहीं आपने पढ़ा हुआ है पीवी रेशो। ठीक है, मनशा आपने पढ़ा हुआ है। नो मैम। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको मैंने ब्रीफली बता दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम हाथ से लिखेंगे भी, देखते हैं प्रिंटेड है, नहीं तो हाथ से लिखना पड़ेगा। बट मैं अगर आपको इतना बोलूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी रेशो कॉस्ट अकाउंटिंग के ही लेटर चैप्टर्स का हिस्सा है। थोड़ा बहुत एफएम की क्लास में भी वो कवर्ड होता है, थोड़ा बहुत ही। बट जितना अभी चाहिए उतना मैं आपके सामने रख देती हूँ दोबारा से। अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्कस कर दूंगी फिर से। हाँ जी, बच्चा यहां पर जाएंगे सभी लोग पेज नंबर 3.8 पर। पेज नंबर 3.8 पर अपने हाथ से लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर हेडिंग दिखाई दे रही है पेज नंबर 3.8 पर। यहां पर लिखना सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर आप लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। जी, इसको हम पीवी रेशो बोलते हैं। इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और फिर आपने ये लिखना है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो।
एंड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट के नीचे लिख सकते हो पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट में और भी चीजें आती हैं, बट एक ये चीज आती है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। ठीक है जी, ओके। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। ये सब लिखकर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। Management of BR Limited are worried about their increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year. सिंपली कह रहे हैं कि देखो वैसे लेबर टर्नओवर हाई है, ये क्यों हाई है और इसको करेक्शन किसकी क्या कर सकते हैं, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एक बार के लिए सोचो, इन अ कंपनी why there could be a high percentage of labor turnover, what could be the causes? वर्किंग एनवायरमेंट इन जनरल, जॉब को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है, हमने कम एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, हेंस वर्क बर्डन पर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डाला हुआ है जी, ये हो सकता है। इन जनरल मॉनेटरी बेनिफिट्स हम उनको बहुत कम पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन। और कुछ एनीथिंग, मे बी वर्किंग आवर्स या हॉलीडेज एंड वेकेशंस को लेकर कुछ पॉलिसीज वो हमारी फ्लॉड होंगी। तो रेमेडियल स्टेप्स में भी वही बात आ जाती है कि कुछ बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आओ, परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दो, जहां पर वर्कर मोटिवेटेड रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव रखने के लिए। इन जनरल आप अपनी वर्किंग आवर्स की पॉलिसी एज पर लॉ रखो, एज पर लॉ तो चलो रखनी है, इन जनरल जो लॉ भी नहीं कह रहा स्टिल अपनी तरफ से पॉलिसी बहुत बढ़िया रखो। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, इन जनरल चाइल्ड केयर लीव वगैरह, इस सबको लेकर थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को बेटर करो। ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल ग्रोथ मत पर परिणीता में इंडिविजुअल ग्रोथ आगे, बिल्कुल उनको ट्रेनिंग्स दो। इन जनरल उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, इन जनरल उनके माइंड के होराइजन्स इंप्रूव करें। अगर एक लेटर से कोई क्लेरिकल पोस्ट पर भी हायर हुआ था, पूरी जिंदगी वो क्लेरिकल पोस्ट पर ना बैठा रहे, उसी को काम सिखाते रहो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालो, एट द सेम टाइम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि इस इंसान को ग्रो करवाना है। सारी जिंदगी ये क्लेरिकल पोस्ट पर नहीं बैठेगा, कल को जाके ये मैनेजर भी बन सकता है, कल को जाके ये सीईओ भी बन सकता है इन फ्यूचर, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहा। आप कुछ कह रहे थे भावना? फैसिलिटीज अच्छी देना, ऑब्वियसली कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट देना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। हाँ जी, ऑब्वियसली देखो लेबर की गलती है, मतलब फिर वहां पे तो ये हो गया ना कि कंपनी को अगर ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी भारी मिस्टेक होगी फिर तो निकालना ही है, फिर तो वो टर्नओवर में अकाउंट फॉर होगा ही होगा। मेनली क्यों एक कंपनी वरीड होगी लेबर टर्नओवर को लेकर, जहां पर कंपनी एज सच वर्कर की भी गलती नहीं है, इन जनरल कंपनी की तरफ से भी गलतियां हो सकती है, हर वर्कर थोड़ी ना गलती करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लेबर टर्नओवर का ओनली कारण है इसकी किसी वर्कर ने गलती कर दी हैंस उसको फायर कर दिया, इस तरह से भी तो लोग छोड़कर जाते हैं। क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी उनको रिटेन नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं रिटेन कर पा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और कैसे आगे फ्यूचर में रिटेन कर सकती है। ठीक है जी, तो ये बचा आपके पास एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट लाइकली स्कैनर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा जब भी आपको स्कैनर्स मिलेंगे, दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर एंड व्हाट करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। अब आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ने क्या बोला जरा देखिएगा। Last year, sales amounted to 83,03,300 and PV ratio was 20%. Total number of actual hours worked by direct labor force was 4.45 lakhs. And actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. इन लाइन पर हम फिर से आएंगे,
As a result of the delay by personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. ये लाइन पर हम फिर से आएंगे. Cost incurred consequent on labor turnover revealed on analysis the following. Consequent on labor turnover मतलब लेबर टर्नओवर होने की वजह से ये खर्चे भी इनकर हुए थे. सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट. सोचो अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछिए, एक ये वाली लाइन भी पढ़ लो. assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices. इस चीज को होल्ड पर रखते हुए रिक्वायरमेंट पढ़ो. फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर. प्रॉफिट फॉरगॉन मतलब प्रॉफिट लॉस्ट. प्रॉफिट लॉस्ट एग्जैक्टली कितना है, रुपी वैल्यू बतानी है. बाकी कैलकुलेशन तो हम करते रहेंगे, बट ये 4 खर्चे क्लियर कट उस प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेंगे. सोचो इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती, ये 4 खर्चे ना होते. बट अब तो हो गई है लेबर टर्नओवर, तो ये 4 खर्चे हो गए हैं, पीएनएल में जाके डेबिट भी हो गए हैं. अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो पीएनएल में डेबिट भी ना होते, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता. हेंस प्रॉफिट लॉस्ट का ये 4 खर्चे तो क्लियर कट पार्ट बनेंगे ही बनेंगे. और क्या पार्ट बन सकता है प्रॉफिट लॉस्ट का, उसके लिए आपको एक तो ये पैराग्राफ अपने लेवल पर दोबारा से रीड कीजिए और फिर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने पैराग्राफ. देखिएगा, जो एक ये सेकेंड लाइन में लिखा था, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख and the actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training, out of which half of the hours were unproductive. तो मुझे आपसे पूछना है प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, तो वो पता करो. प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स 3,30,000. 3,30,000 कैसे आ रहा है? एक एक सेकंड ध्यान से देखना. वर्किंग नोट नंबर 1 में मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें सभी बच्चे. टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क was 4,45,000. Exactly. माइनस करो अनप्रोडक्टिव आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड. जी कह रहे हैं 4,45,000 में ट्रेनिंग पीरियड के 30,000 घंटे इंक्लूडेड है. उस 30,000 में से आधा अनप्रोडक्टिव है, तो अनप्रोडक्टिव कितना हो गया? 15,000. तो बच्चा ये है आपके पास प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, 4,30,000. आप बच्चे क्या कर रहे थे, आपने यहां से 1 लाख आवर्स भी माइनस करवा दिया था. पहले एक बार इसे इस वर्किंग नोट को कंप्लीट करो और समझो वो 1 लाख आवर्स क्या थे. एक बार मैं आपको उस लैंग्वेज पर लेकर जा रही हूँ. As a result of delay by personnel department in filling vacancies due to labor turnover, मतलब वैकेंसी फिल ही नहीं हुई, लोग काम करने आई नहीं, इसकी वजह से 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट. 1 लाख घंटे काम हो सकता था, वो काम हुआ ही नहीं क्योंकि काम करने वाले वर्कर ही नहीं थे हमारे पास. तो बच्चा वो 1 लाख यहां पर तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर ये जो 4,45,000 है, इसका तो मतलब है काम हुआ, मतलब एम्प्लॉयज के आवर्स लॉग इन हुए थे, रिकॉर्ड हुए थे. वो 1 लाख तो क्या है, चीज रिकॉर्ड हो सकती थी, हुई नहीं क्योंकि वर्कर ही नहीं था रिकॉर्ड करने वाला. ठीक है जी, तो वो 1 लाख यहाँ का हिस्सा नहीं है. तो पहले वर्किंग नोट में आपने पता किया प्रोडक्टिव आवर्स वर्क कितने थे. अब दूसरे वर्किंग नोट में आपने पता करना है टोटल आवर्स लॉस्ट कितने हैं, आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर. देखिएगा, एक तो आवर्स लॉस्ट ये हो गए 15,000.
एक तो अनप्रोडक्टिव आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, यहाँ पे वर्कर तो था बट वो काम सीख रहा था, अभी उसने काम किया नहीं था, वो काम सीख रहा था, तो 15,000 घंटे ये वेस्ट हो गए। और पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट 1 लाख। तो हमारे पास टोटल आवर्स लॉस्ट कितने आ गए? 1,15,000। ठीक है जी। हम आखिर क्यों पता कर रहे हैं प्रोडक्टिव आवर्स, हम क्यों पता कर रहे हैं आवर्स लॉस्ट? आइए देखिएगा, इन्होंने इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है कि लास्ट ईयर सेल्स हुई थी 83,03,300 की। सोचो लास्ट ईयर हमारे प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे? 4,30,000। अगर 4,30,000 आवर्स ने सेल्स वैल्यू जनरेट करवा दी 83,03,300 की, तो ये जो आवर्स लॉस्ट हो गए ये एडिशनल सेल्स दिलवा सकते थे। प्रोपोर्शनेटली कितनी एडिशनल सेल्स दिलवा सकते थे जो कि आई नहीं, अब तो लॉस्ट हो गई, तो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं सेल्स लॉस्ट का। हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं सेल्स लॉस्ट का कि जो एक्चुअल सेल वैल्यू है वो एक्चुअल आवर्स 4,30,000 के हिसाब से है। तो आवर्स लॉस्ट पर सेल्स लॉस्ट कितनी हो गई? 19 लाख, नहीं 22 लाख, 22 लाख। दोबारा से बताओ, 20,650। हाँ जी बताएं, सेल्स लॉस सभी को क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपके पास सेल्स लॉस्ट आ गया है तो यहीं से आप कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी पता कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। 22,20,650 इंटू पीवी रेशो कितना है हमारे पास? 20%। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना आ रहा है? 444,130। यहां तक काम करके आप रुक जाएंगे, फिर मेरी बात को समझेंगे। 444,130 तक आ गया सभी के पास? हाँ जी। रिक्वायरमेंट से पहले एक लाइन लिखिए बच्चे, assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices। इस लाइन का क्या मतलब है? कह रहे हैं जो आउटपुट हमारा लॉस्ट हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर, मतलब जो बन सकता था नहीं बन पाया, अगर बनता तो वो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस जो चल रहे थे उसके हिसाब से ही बिकता। अगर बनता तो बिकता किस हिसाब से बिकता? जो हमारे एनीवे एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस था, जिसके हिसाब से हमारी एक्चुअल सेल्स वैल्यू आई हुई है। कहने का मतलब हमारे पास अगर एक्चुअल पीवी रेशो 20% है तो लॉस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी पीवी रेशो 20% ही एप्लीकेबल होगी, तभी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट के लिए 20% लगा दिया। बाय द वे ये लाइन ना भी गिवन होती तब भी 20% लगाना था, बट उस लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो सेल्स आई है उसके लिए भी पीवी रेशो 20% एप्लीकेबल है, पर जो सेल्स लॉस्ट हुई हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल पीवी रेशो 20% ही रहेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस का सेम रहना, अज्यूमिंग कि वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम रहना, मतलब पीवी रेशो का सेम रहना। If per unit selling price and per unit variable cost remain the same, our PV ratio will always remain the same। अभी मैंने आपको एग्जांपल में यही बात तो समझाई थी, चाहे आप एक यूनिट की इंफॉर्मेशन पकड़ लो, चाहे आप एक्चुअल यूनिट्स की इंफॉर्मेशन पकड़ लो, चाहे आप कुड बी यूनिट की इंफॉर्मेशन पकड़ लो, या आप लॉस्ट इंफॉर्मेशन पकड़ लो, पीवी रेशो सेम रहेगी एज फार एज सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम। ठीक है जी ये ओके। उस लाइन की बस सिग्निफिकेंस बताइए, एज सच लाइन ना भी गिवन होती तब भी एग्जैक्टली यही काम करना था। अब ऐसा है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। अब मेन स्टेटमेंट में हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन। हाँ जी, पर्टिकुलर्स, रुपी वैल्यू, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1 आपने बताया था 444,130।
फिर उसके बाद जो ये 4 खर्चे गिवन है बचे, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ये चारों खर्चों की वैल्यूज चिपका दो। 43820, 26740, 12750 एंड 30490 एंड आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट लॉस। कर लीजिए कैलकुलेट। 557930 टोटल प्रॉफिट लॉस्ट 557930। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, स्पेशली जिन बच्चों ने आज पहली बार पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट सुना है, बता दीजिए। क्लियर है वैसे? ठीक है जी। चलो, अब मैं चाहती हूँ सभी लोग रीडिंग लें। इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन रहता है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13, 14, 14, 14 क्वेश्चन को रीड करो। अभी करना है हमने सॉल्व इसे। 14 क्वेश्चन को रीड करो। हाँ जी, कुछ कुछ सिमिलर बात भी मिलेगी, प्रोबेबली कुछ कुछ अलग बात भी मिलेगी। चलिए, यहां पर भी रिक्वायरमेंट वही है, प्रॉफिट फॉरगॉन वाली। पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, पहला पॉइंट मेरे साथ साथ रीड करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड their productivity is 60% of the experienced worker। प्रोडक्टिविटी का यहां से ये मीनिंग है कि जितना आउटपुट एक्सपीरियंस वर्कर बना सकते थे, उन्होंने 60% ही बना पाए न्यू रिक्रूट्स। एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। एक बार यूनिट्स की इंफॉर्मेशन पर जाएं, सोचो यही 50,000 घंटे हैं। लेबर टर्नओवर ना होती तो कौन काम कर रहा होता? एक्सपीरियंस वर्कर्स। एक्सपीरियंस वर्कर के काम करने की स्पीड क्या है? 10 आवर्स पर यूनिट। तो इन 50,000 घंटों में कितने यूनिट बना लेते वो लोग? 5,000 यूनिट बना लेते। बट ये तो बना लेते वाली बात है, कुड हैव बीन। बट असली में काम करने वाले तो इधर न्यू रिक्रूट्स हैं, जो कि बना पाए हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 यूनिट्स। यानी कि यूनिट लॉस की जब हम बात करेंगे, एक तो यूनिट लॉस ये निकल कर आ जाएंगे 2,000। फिर एक बार सेकेंड पॉइंट को होल्ड पर डालिए, थर्ड पॉइंट देखिएगा। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर्स।
जी अगेन लोग ही नहीं थे काम करने वाले, को हायरिंग हुई नहीं टाइम पर, तो 1 लाख घंटे काम हो सकता था बट हुआ नहीं। सोचो इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ही ना होती तो 1 लाख घंटे काम होता, और काम करने वाला कौन होता? एक्सपीरियंस्ड वर्कर, और एक्सपीरियंस वर्कर कितना आउटपुट बना लेता? 10,000। बट ये 10,000 यूनिट भी नहीं बन पाए। अब आपके पास टोटल यूनिट लॉस कितने हो गए? ऊपर से 2,000 और इधर से 10,000, टोटल यूनिट लॉस्ट हो गए 12,000। इन्होंने बताया सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180, तो यहां से सेल्स लॉस्ट आ जाएगा, सेल्स लॉस से हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगा, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करके। एक जो पॉइंट हमने बीच में छोड़ा था अब उसको पढ़ो। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। वैसे असली में ट्रेनिंग पीरियड में कितना आउटपुट बना था असली में? 3,000। 3,000 का 20% यानी कि 600 यूनिट डिफेक्टिव निकले। और डिफेक्टिव यूनिट को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट है 25 पर यूनिट। सोचो ये भी तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेगा, क्योंकि लेबर टर्नओवर अगर ना होती, एक्सपीरियंस वर्कर काम करता, उसने तो डिफेक्टिव यूनिट्स बनाने ही नहीं थे, तो कोई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी ना लगती। तो हमारे पास वर्किंग नोट एक में एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा, एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी आएगा, एंड ऑफ कोर्स सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट सीधा स्टेटमेंट में चले जाएंगे। तो काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन भी है, कुछ इसमें बस यूनिट्स वाली बात है। पिछले क्वेश्चन को हमने आवर्स बेसिस पर किया था, इस क्वेश्चन को हम यूनिट्स बेसिस पर कर रहे हैं, बस ये चीज है। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। वर्किंग नोट नंबर 1, output that could have been produced by experienced worker in 50,000 hours. 5,000 units. Output actually produced by output actually produced by new recruits in 50,000 hours. 5,000 का 60% यानी कि 3,000 यूनिट्स। फिर आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड 2,000 यूनिट्स। आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड 2,000 यूनिट्स। एंड एक और चीज, आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। 10,000 यूनिट्स। सो टोटल आउटपुट लॉस्ट 12,000 यूनिट्स। टोटल आउटपुट लॉस्ट इज 12,000 यूनिट्स। हेंस सेल्स लॉस्ट पता कर सकते हो। 12,000 यूनिट्स पर सेलिंग प्राइस कितना है? 180। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज सेल्स लॉस्ट इनटू पीवी रेशो। पीवी रेशो 20% है। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट 4,32,000। ठीक है। किसी को कुछ इस वर्किंग नोट में ऊपर नीचे स्क्रॉल करवाना है तो बता सकते हैं। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 में आप बताएं डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं?
3,000 यूनिट्स का 20%, 600 यूनिट्स एंड रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, एक यूनिट की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है 25, तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी आ गई 15,000। लीजिए अब आप मेन स्टेटमेंट बनाए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसमें कंट्रीब्यूशन लॉस, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आ जाएगा, बाकी खर्चे आ जाएंगे, फाइनल आंसर बताएं। हाँ जी, कहाँ पर? नाइन लाख 9 लाख आंसर आ रहा है, कड़क आंसर आ रहा है सभी के पास। हाँ जी, सभी के पास टोटल प्रॉफिट लॉस का आंसर 9 लाख आ रहा है। कंट्रीब्यूशन लॉस लेनी है इसमें, और रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लेनी है, और जो ये तीन खर्चे गिवन है वो लेनी है। किसी के आंसर नहीं आ रहा तो बता दीजिए। इन जनरल इस क्वेश्चन में अगर कोई रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो बता दीजिए। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। हाँ जी, डन। अब ध्यान से सुनिएगा। आपने एक ही टॉपिक है प्रॉफिट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, उसके दो क्वेश्चंस किए, 9 एंड 14। नाइन्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्टडी मॉड्यूल, 14th आपके स्टडी मॉड्यूल से नहीं है, आईसीए के पुराने रिसोर्सेज से हैं। मेनली ये मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से उठाया है। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिस मैनुअल? ईयर 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद 23 में चले चेंज हुआ, 24 से बेसिकली जो एप्लीकेबल है। 18 से पहले जब काम होता था इसे की तरफ से, तो वो स्टडी मॉड्यूल के साथ साथ प्रैक्टिस मैनुअल भी दिया करते थे बच्चों को। प्रैक्टिस मैनुअल वाज नथिंग बट अ कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही कंपाइलेशन को आज हम अपने लेवल पर पढ़ते हैं तो स्कैनर से पढ़ते हैं, तो बात एक ही है। यही सेम क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, आईसीआई के एक मॉक टेस्ट में एज एमसीक्यू केस स्टडी आया हुआ है, और एज 7 मार्क्स का आई थिंक मई 2024 में भी आया हुआ है। तो अगर आपके पास मॉड्यूल में एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं भी होती, आप सोचो वो अपने आप में एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसके जैसा दिखने वाला क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आ सकता है। खैर, हम तो अपने पास मॉड्यूल के अलावा एक्स्ट्रा भी कर ही रहे हैं इधर, और इधर से स्कैनर भी करेंगे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होने का स्कोप है। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं चाहूं तो हाँ जी एक चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन दे दूं। मेरे पास बेयरली एक चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर लेंदी से भी लेंदी चैप्टर है, 50 से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता। मैं तो उसमें भी बोलती हूँ हाई 50 बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, बट क्योंकि कई बार वो टॉपिक इतना वास्ट होता है, उसमें सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट अगर आप नेशनल लेवल ऑथर्स की बुक पिक करेंगे, वो 100 क्वेश्चन देते हैं। जब आपको काम आपका 50 में सॉल्व हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? सोचो 30-40 तो मेरी बुक में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद स्कैनर में 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर चैप्टर का 50 हो रहा है, तो यार 100 पे हमें क्यों जाना है यार? सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो अपना काम हमने नाजायज बेसिस पर बढ़ाना भी नहीं है थोड़ा, और ये भी नहीं है कि टाइम बचाने के चक्कर में अंडर प्रैक्टिस भी हो जाए, वो भी नहीं करना। बैलेंस नीड्स टू बी देयर।
जहां तक रही एमसीक्यू केस स्टडी की बात, बच्चे आपको पता होना चाहिए आईसीए की वेबसाइट पर आपके पास एक केस सिनारियो बुकलेट है, दैट इज अवेलेबल देयर इन द पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, वो पहले नहीं हुआ करती थी, पिछले साल तो डेफिनेटली नहीं थी। आप वो सब्जेक्ट्स के लिए अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास आगे एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उस चैप्टर की अगर केस स्टडी आपके सामने है तो आप उसे कर सकते हैं सॉल्व। अच्छे लेवल की केस स्टडीज हैं, एग्जामिनेशन लेवल की केस स्टडीज हैं। ठीक है जी। आपके पास प्रैक्टिस करने को रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, आपको पता होना चाहिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल है। कुछ कुछ तो रिसोर्सेज यहाँ पर इनके होम पेज पर मिल जाते हैं, बीओएस नॉलेज पोर्टल पर। कुछ कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जब आप वहां पर लॉग इन करते हैं विद योर एनआरओ नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो वहां पर प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं उनकी तरफ से, ऑनलाइन बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप टॉपिक चूज करते हो, आप उसका डिफिकल्टी लेवल चूज करते हो, आप चूज करते हो 15 मिनट का चाहिए, 20 मिनट का चाहिए, वट एवर वट एवर। ठीक है जी। तो एज सच रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बट ये वाली बात तब आएगी जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अच्छा, और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल होते हैं आईसीआई के? आरटीपीज एंड एमटीपीज। अब मैं समझती हूँ आरटीपीज एंड एमटीपीज का लेवल जो होता है वो एग्जामिनेशन से कंपेरेबल ही नहीं है। लेटेस्ट केसेस में देखा जा रहा है आरटीपी के अजीबोगरीब क्वेश्चन है। इतने अजीबोगरीब कि पता है पेपर में वो नहीं आ सकते, वो कॉन्सेप्ट ही सीए फाइनल में था। ठीक है। एंड कई बार इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, देखे दिखाई क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम अपने आप को ज्यादा फोकस ना करें उधर, टाइम मिलता है ऑफ कोर्स फोकस करेंगे, बट ये ना हो कॉन्सेप्ट का कॉम्प्रोमाइज करके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स छोड़कर जो आते हैं हम उसके आरटीपी एमटीपी सॉल्व करें। जी नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मेनली तो मेरी बुक प्लस स्कैनर, उसके बाद आईसीयू के केस सिनारियो बुकलेट, वो बहुत बढ़िया है, वो करो एमसीक्यू के लिए। आरटीपी एमटीपी एक थोड़ा सेकेंडरी चीजों पे आ जाता है। ठीक है जी। चलो, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ और टॉपिक डिस्कस करवाना है। उसके लिए बच्चा स्क्रीन 1-2 मिनट के लिए ऑफ होगी।